ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नई राहें नए राही क्रम में परिचर्चा सोशल मीडिया का बच्चों पर प्रभाव। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सुधीश पचौरी, लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा, कवयित्री और लेखिका सुश्री दामिनी यादव और युवा सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री सफीना। नमस्कार, मैं हूं दामिनी यादव और स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का आज की परिचर्चा में। विषय से आप परिचित हैं ही, तो मैं पहला सवाल वर्तिका जी आपसे करना चाहूँगी इस विषय की तह में जाते हुए कि जैसा कि आमतौर पर लोग ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को ही सोशल मीडिया मान लेते हैं, लेकिन ये तो असल में उसका सिर्फ एक हिस्सा भर है। वास्तव में सोशल मीडिया अपनी संपूर्णता में है क्या? ये एक बड़ा संसार है और मुझे लगता है ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। एक ऐसा संसार जो छद्म दुनिया से जोड़ता है, बिना चेहरे के आपको बात करना, संवाद करना सिखाता है और एक इतने बड़े आसमान को खोल देता है जहाँ छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। तमाम माध्यमों में जिनसे हमारा वास्ता नेटवर्क की दुनिया के आने से पहले हुआ था, उनकी गति और इसकी गति में बहुत फ़र्क है और इसीलिए इसे इन्फॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। बिल्कुल। और ये बात आपकी सही है कि सोशल मीडिया इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके अलावा ज्ञान और सूचना का भी एक बड़ा संसार है। लेकिन हुआ ये है कि क्योंकि युवा वर्ग आम तौर पर सोशल मीडिया का उपभोग करता है, उसका कंज्यूमर है, इसलिए ये सारी भीड़ और सारी चर्चा सोशल मीडिया के आसपास सीमित हो गई है। ये भी है कि पूरी दुनिया में इस समय जब हम आंकड़ों को देखते हैं, चीन के बाद भारत की आबादी और सबसे ज़्यादा युवा होने की वजह से जिस युवा का संवाद जिस प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा हो रहा है वो सोशल मीडिया है जी। और यही वजह है कि ये सोशल मीडिया अब चर्चा, चिंता और चिंतन इन तीनों का विषय बना है। आपने बहुत सही बात कही कि चिंता, चर्चा और चिंतन तीनों का ही ये विषय बना है। मैं सफ़ी आपकी तरफ आना चाहूँगी। सफ़ीना, पिछले 1.5-2 साल की अवधि को देखें तो बच्चों की पढ़ाई ही गज़ट, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह इन सब की बदौलत मुमकिन हो पाई है। फिर पता ही नहीं चला कि कब पढ़ाई कम और सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा होने लगी। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगी। मैं इस पे ये बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे हाई एजुकेशंस की एक चाह रखते थे, जो मतलब पढ़ना चाहते थे, अब तो इस कैटेगरी में ये हो गया है कि जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है तो जो बच्चे एक चाह रखते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं या कुछ कर पाऊँ, जो सबको सेम मार्क्स मिल रहे हैं, सबको सेम कैटेगरी में जोड़ा जा रहा है, सबको एक समान लेवल मिल रहा है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हाँ भाई हमारा फ्यूचर क्या होगा आगे जी। क्योंकि हमारा फ्यूचर को कुछ पता ही नहीं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम जब स्कूल में थे दूर दूर तक हमें संचार प्रसार ये सब के लिए हमें मोटिव करता है, जहाँ पे पहले लेटर्स महीने महीने में पहुँचते थे, अब हम जल्द से जल्द कुछ भी कर सकते हैं, जल्द से जल्द हम वीडियो कॉल बात करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये हो गया कि बच्चे वीडियोस ये सब बना रहे हैं जी। उनके मेंटेलिटी ये घुस गई है कि हमें पढ़ना लिखना तो है नहीं, सब बस वीडियो बनाओ ये सब करो, अब पैसे हमें ऐसे ही मिल जाने हैं। जो मैंने एक अपना व्यू देखा है, क्योंकि मेरा भाई है जो 10th क्लास में था, कब वो 12th में चला गया मुझे खुद नहीं पता चला। 2 साल का लॉकडाउन भी था, कोरोना काल भी रहा, इस दौरान मतलब समय तो अपनी गति से ही चलता रहा। जो बिल्कुल ही बच्चे जो छोटे थे, जो 3 साल के होते थे, उनका एडमिशन हो जाता था। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे अगर मतलब अभी तक स्कूल खुले ही नहीं। ये तो समझ लो हाई एजुकेशन की बात हो गई। और जो बिल्कुल नीचे हो गए 5 से नीचे वाले बच्चे, वो तो बिल्कुल भूल ही चुके कि हमने कब ABCD पढ़ी भी थी, उनको तो कुछ याद ही नहीं है। सुधीश पचौरी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब हम कहते हैं कि बच्चों का सोशल मीडिया पर प्रभाव क्या है, तो सीधे सीधे उसे दुष्प्रभाव मान लेना ठीक है क्या, या इसका आप कोई और दूसरा पक्ष भी देखते हैं या देखा जाना चाहिए? देखिए, जो सोशल मीडिया है, खासकर जो उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं जी, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेसबुक है जी। उसकी संख्या भी ज़्यादा है, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, और 18 करोड़ के करीब लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं भारत में, शायद कुछ बढ़ गए हों। ट्विटर का इस्तेमाल भी अपेक्षाकृत कम ही है जी। गूगल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें कोरोना काल की ही तो 1.5 साल की बात कर सकते हैं जी, जो एक नॉर्मल काल नहीं है। लोग घरों में बंद हैं, तो जाहिर है कि जो सोशल मीडिया है जो रियल टाइम में कम्युनिकेट करता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। सेकंड चीज़, जो पठन पाठन है उसमें प्राइमरी से लेकर के आगे तक एक टेंडेंसी ये बनाई गई कि डिजिटल जी के जरिए शिक्षा दी जाए, ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। यहाँ एक समस्या और है, बहुत से लोग हैं जो वंचित हैं, जो डिजिटल में नहीं जा सकते जी, और बहुत से लोग जो डिजिटल
प्रिय हैं, जो डिजिटल की दोस्ती है जिनसे, और जो उनका इस्तेमाल करते हैं बड़े पॉजिटिवली। तो एक डिजिटल डिवाइड बहुत गहरा है हमारे यहाँ, करीब 80% बच्चों के पास, 90% बच्चों के पास ये नहीं है। तो हम एक बहुत छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं जी। तीसरी चीज़ है मोबाइल की अवेलेबिलिटी, खासकर स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी। स्मार्टफोन का जो बाजार है उसमें 6,000 से लेकर के महंगे महंगे तक आपको मिल जाते हैं। तो मैंने देखा है बच्चों को, हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे, ना कहना चाहिए जी, उनके दो शौक हैं। जैसे एक सब्जी बेचने वाला बच्चा है, जब कोई ग्राहक नहीं होता तो वो मोबाइल में लगा रहता, उससे पहले वो गाने सुना करता था, डोरी कान में लगी रहती थी जी, तो उसे ये भी अंदाज नहीं था कि कोई आवाज़ भी दे रहा है, उसकी आंखें सिर्फ मोबाइल पर रहती थी। अभी जब से ये स्मार्टफोन का मामला आया है तब से वो दो काम करता है। अगर कोई ग्राहक पहुंचता है तो उसको हटा देता है, वो पोर्न देखता है जी, और दूसरा वो गेम खेलता है। ये जो गेमिंग है, इन दोनों में गेमिंग मेन मीडिया में मेन स्ट्रीम हो गई है, और खासकर ऐप का जो मामला है जी जी, ऐसे विशिष्ट ऐप अलग ढंग से प्रचारित होते रहते हैं जिनकी एक खास तरह की ग्राहक, जो अपने को एक खास ग्राहक की तलाश रखते हैं। पर यहाँ पर सर एक बात ये भी आती है कि अभी हम मतलब जैसे हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे सोशल मीडिया से दूर कब थे? मतलब इससे पहले भी 1.5 साल को तो मैं विशिष्ट काल मान रहा हूँ, जहाँ ये अधिक हुआ है जी, और एक लेजिटिमेसी भी मिल गई है इसको कि अगर ये हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। वहाँ वो पोर्न को लेकर के बहुत बड़ी संख्या में पोर्न का एक तरह से बहुत देखा जाना, और दूसरा गेमिंग का, जिसमें करना कुछ नहीं है, लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप ये खेलिए तो आपको मिलेगा। उनमें से जो गेम्स हैं जी, वो दो तरह के गेम्स हैं, कुछ तो है फुटबॉल के, क्रिकेट के, और कुछ है मारने के, हिंसक गेम। आपने कितने लोग मारे उससे आपकी पेमेंट होते हैं जी जी, कि आपने 1 मिनट के भीतर अगर 1000 मार दिए तो आपका पेमेंट इतना। ये तमाम चीजें हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज दे रही हैं, क्योंकि वो सोशल माइल्यू से, सोशल मूवमेंट से तो कटा हुआ है जी, वो परिवार से बात नहीं करता। ऐसे बच्चों के केसेस आए हैं जो अपने मोबाइल में दत्तचित रहते थे, और जिस दिन वो मोबाइल खो गया, माता पिता ने हटा लिया, तो आत्महत्या कर ली बच्चों ने। तो ये जो एक रोग की तरह से वो आ गया, क्योंकि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है, माता पिता ने दे दिया या वो कहीं से ले आए। अब उसके भीतर जो कंटेंट है उसका और उनके ज्ञान का, उनका जो लेवल है जी, उन दोनों में बड़ा भेद है। वो अचानक बड़े हो रहे हैं, अचानक उनको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं अब जी, और हम दुनिया जीत लेंगे। और ये साइबर स्पेस के बारे में मेरा मानना यह है कि एक मरीचिका है। आप जितना दौड़ेंगे आपको लगेगा मैं अभी जीत गया जी, लेकिन फिर लगेगा कि मैं हार गया, और जीतो और जीतो और जीतो। ये जो चीज़ है इससे एक बदहवासी पैदा हो रही है, और बच्चे उसको मैनेज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है। वर्तिका जी, यहाँ पर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। क्या इस तरह से नहीं देख सकते कि सोशल मीडिया के जैसे ये साइट्स हैं, इन्होंने बच्चों को थोड़ा क्रिएटिव भी बनाया, रचनात्मक भी बनाया, बहुत सारी उनकी छिपी प्रतिभा भी सामने आई, और हमने ऐसे बच्चों को भी स्टार बनते देखा जिनको जनरली कोई नोटिस तक नहीं करता। देखिए, भारत में या दुनिया भर में जब मीडिया आया, पहले हमने रेडियो की बात सुनी जी, अखबारों की बात सुनी, टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद हमने प्राइवेट मीडिया को आते हुए देखा। असल में सारा जो इस समय जो ये चर्चा हो रही है, इसकी वजह ये है कि हम इस पूरे ट्रेंड को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान। बिल्कुल, ये सारी चिंताएं कोरोना के दौरान आई हैं, और इसलिए आई हैं क्योंकि पढ़ाई पिछड़ी है। अदरवाइज हम लोग शायद इसकी चर्चा नहीं करते जी। जो विकासशील देश हैं उनमें 88% जो बच्चे हैं और जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे थे या जो अध्यापक पढ़ा रहे थे, उन पर किसी न किसी तरह से शिक्षा के लिहाज से असर पड़ा है जी। दूसरी बात यह है, असल में इंफोटेनमेंट अगर रहता और एक संतुलन होता तो समस्या नहीं थी जी। समस्या हुई असंतुलन के होने से। बिल्कुल, हमने ये देखा कि जब सोशल मीडिया का दबाव उस समय ज्यादा बढ़ा, जब कोरोना का समय हुआ, घरों के अंदर सब बंद थे, तनाव का माहौल था, और माँ बाप भी बच्चों की जिंदगी में बहुत इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तनाव हैं। माँ बाप के पास अपने तनाव थे, बच्चों के पास अपने तनाव थे, और सबके पास एक एक मोबाइल सेट था जी। जिन घरों में जिन बच्चों के पास अलग अलग मोबाइल सेट था, वहाँ समस्या ज्यादा थी। जहाँ पर एक ही मोबाइल 3 बच्चों के पास या 2 बच्चों के पास था, वहाँ थोड़ी समस्याएं कम थी, क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल आपस में कर रहे थे। लेकिन ये मामला इंडिपेंडेंस का भी हुआ, इकोनॉमिक फ्रीडम का भी हुआ, और फिर आज़ादी के दुरुपयोग का भी हुआ। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। अभी एक शोध जो मैंने जेलों पर पूरा किया, और हमने उसमें ये देखने की कोशिश की जेलों की संचार की ज़रूरतें क्या है। उसमें एक हिस्सा इंटरनेट का था, और ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि पूरे भारत में जेलों में इंटरनेट की मौजूदगी एकदम से मनाही है। जेलों में बंदी इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, लेकिन ये मैंने देखा बहुत
करीब तरीके से अपनी आंखों से देखा कि जिन बंदियों को जेल में बिल्कुल ऐसा संचार की ज़रूरतों से जिन्होंने अपने आप को काट रखा था, उनमें अवसाद की समस्या तो हो सकती थी लेकिन कंसंट्रेशन की समस्या नहीं थी। वही देखिए जेल के बाहर के लोगों को, उनके पास सब कुछ है लेकिन अगर जो नहीं है वो है एकाग्रता नहीं है जी। वो गंभीरता की कमी का आना, ठहराव का घटना और इतनी जल्दी नाराज हो जाना, गुस्सा आ जाना, ये सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आया है। चाहे वो गेम हो, चाहे वो किसी भी तरह का सेक्स बेस्ड कंटेंट हो, और या फिर कोई ऐसा कंटेंट जिसमें जल्दबाजी हो। हमें ये मानना होगा सोशल मीडिया पैसा कमाने का भी एक साधन है। बेशक वो ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन की तरह पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर नहीं है। वो आई बॉल्स को इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है, और खासतौर पर युवाओं को, ताकि उनके जरिए वो पैसा कमाए। अगर आप ये पैसे वाले एलिमेंट को वहां से हटा दें तो मैं समझती हूँ तब कंटेंट अच्छा होता। और एक आखिरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, यूजीसी ने कई प्लेटफॉर्म्स बनाए जो एजुकेशन बेस्ड हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं होती, उनकी तरफ बहुत लोगों ने देखा तक नहीं। पूरे कोरोना के काल में इतने तरह की प्रोग्रामिंग बनी, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया। उन्हें हमने इसलिए नहीं देखा, शायद इसलिए क्योंकि उसमें मसाला नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सफीना, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने मतलब ग्रास रूट पे काफ़ी काम किया है और आप मतलब ऐसे बच्चों से, ऐसे माहौल से जुड़ी भी रही हैं जहाँ आपने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव देखे। तो अभी हमने कुछ खबरें ऐसी भी देखी थी जिनसे हमें पता चला कि सेल्फी लेते हुए कोई बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो एक तरफ मतलब जहां बच्चे अपने आप को देख रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है, एक फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है, वहीं पर जैसे सर ने बताया कि पोर्न एडिक्शन भी उनमें आता जा रहा है और वो हिंसक भी होते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं? सर तो मुझसे बहुत बड़े हैं, आप सब भी मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं इस एज में हूँ तो मुझे ये पता है कि जो बच्चे आजकल के हैं ना, उनमें जो हिंसक बढ़ रही है, इसलिए कि अभी जैसे एक वीडियोज आई थी, छोटा सा बच्चा एक गाना गा रहा था जिसकी वजह से उसको एक अवार्ड दिया गया जी। अगर ऐसे बच्चों को अगर अवार्ड दिया जाएगा तो फिर जो बच्चे, अगर मान लो इस तरह के बच्चे अगर इस चीज़ में जाएंगे, सोशल मीडिया इस तरीके के पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, देश कैसे डेवलप करेगा? ये चीज़ हम कैसे देख पाएंगे? फिर अगर वहाँ पे देखा जाए तो हमारे देश में आतंकी, ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अंदर आने शुरू हो जाएंगी। तो हम उस चीज़ पे अगर सोशल मीडिया का अगर बच्चे पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि कल को कोई आर्मी में जाना चाहेगा, कोई, मुझे नहीं लगता कोई पुलिस में जाना चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ करना चाहेगा। सबको फिर एक अपना फेमस चेहरा, सबको अपनी एक फेमस चीज़ें, वो चीज़ दिखेगी जी। अब जैसे मैं हूँ, मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया में फ़ोटो नहीं डाली है, ना मैंने कभी डालने की कोशिश की। क्यों? मुझे नहीं लगता कि अगर ये चीज़ है, अगर हम पढ़ लिख के कुछ कर सकते हैं, अगर हम प्रोफेसर नहीं बनेंगे, अगर हम टीच नहीं करेंगे, या फिर अगर हम पुलिस नहीं बनेंगे, या फिर कोई डॉक्टर IAS IPS नहीं बनेंगे, तो हमारा देश कैसे चलेगा? सब अगर सोशल मीडिया के तौर पे ही भागेंगे पैसे कमाने के लिए, तो फिर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, डेवलप कैसे होंगे? अब इसी तौर पे मैं बोलूँ कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो बच्चे नशा करते हैं। जिस एरिया में मैं रहती हूँ, समझ लो वहाँ के अगर 100 में से 50 से 60% लोग ड्रग्स लेते हैं। और ड्रग्स भी उनको ऐसा दिया जाता है कि जैसे मान लो 4 दिन बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चों को जो ड्रग्स लेने वाले हैं उनको 4 दिन घुमा देते हैं, फ्री का खिला दिया, पिला दिया, उसी में डाल के खिला दिया। अब कोई बच्चा 4 दिन अगर खाएगा, उसको तो आदत लग जाएगी उस चीज़ की। बिल्कुल। आदत लगने के बाद उसमें क्या होगा कि चोरी करेगा, छीनताई करेगा, ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे। अब हम किसी एक की कंप्लेन करें, पैसे दे के छूट जाते हैं, तो फिर हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए एजुकेशन अगर आगे नहीं रहेगी तो सोशल मीडिया ही आगे रहेगा, तो देश कैसे डेवलप करेगा? सर, ये सोशल मीडिया के जितने दुष्प्रभाव हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार अगर कोई मतलब चीज़ मानी जा रही है तो गैजेट्स को माना जा रहा है। लेकिन इस समय में मतलब जो गैजेट्स की उपलब्धता है, पढ़ाई ही उसकी बदौलत संभव हो पाई थी। अब ऐसे में मैं ये कहूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने को बहुत सारे लोग वक्त की चाल से चाल मिलाना भी कहते हैं। ये कहा जाता है कि हाँ, तुम समय के साथ चल रहे हो। तो आप इसको किस सीमा तक सही मानते हैं और किस सीमा के बाद गलत मानते हैं? क्योंकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि गैजेट्स को हटा के हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे या बच्चे अपनी एजुकेशन जारी रख सकेंगे। ये कोरोना का समय अभी और कब तक रहेगा, इसके दुष्प्रभाव हमें कब तक झेलने, ये भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। ठीक कह रही है। ये मुझे उस डिबेट की याद दिलाता है जब टेलीविजन आया था जी। तो ऐसे बहुत से चैनल्स थे जिनको लॉक कर दिया जाता था तो बच्चे न देख पाए जी, ब्लॉक कर दिया जाता था। लेकिन वो भी एक समस्या थी, बच्चे चिड़चिड़ाते थे। तो सारी समस्या इस मीडिया से हमारे हमवार होने की है, डायलॉग की है। मतलब इस मीडिया को हम चमत्कार की तरह से, शौक की तरह से, मतलब कि ये इसकी जो नेचर है सोशल मीडिया की, वो है नार्सिसिस्टिक। और जो नार्सिसिज्म है वो अगर बच्चे में प्रीमेच्योर लिया जाता है, यद्यपि अपने आप में कोई वैल्यू नहीं, बहुत अच्छी वैल्यू नहीं नार्सिसिज्म,
लेकिन अगर वो आत्मोह आ जाता है, आत्मरति आ जाती है और वो एक वैल्यू की तरह से बैठ जाती है जी, तो वो जगत से कट जाता है, वो अपने को ही सही समझने लगता है, जो सेल्फ राइचुअसनेस उसमें आ जाती है। और इन दिनों अवसाद तब पैदा होता है, डिप्रेशन छोटी छोटी उम्र के बच्चों में आ रहा है, वो तब पैदा होता है जब आप उससे जो चाहते थे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक मरीचिका है जी, हमको दिख रहा है कि पानी ही पानी है और दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है, वो सूरज का अक्स है जो सड़क पर चमक रहा है, लेकिन हम दौड़ते चले जा रहे हैं। मैंने मैं कभी कभी कहता हूँ जैसे हम जगत जीतना चाहते हैं, जब कोई एक फॉल्स जगत है, जब कोई छद्म जगत है ना, उस छद्म को और रियल को हम बच्चे को बता नहीं पा रहे। रियल क्या है और ये लोक लुभावन सपना, तो सपने में चला जा रहा है बच्चा। और अब मैं बच्चे को ही नहीं कहूँगा, बड़े बड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े जा रहे हैं, बिल्कुल। जाहिर है कि इसमें सिर्फ बच्चे का नहीं है, बच्चा तो बेचारा आपने जो दे दिया उसके हिसाब से चल रहा है जी। तो ये जो रियल के साथ में जो एक साइबर स्पेस का जो रियल स्पेस है और जो साइबर स्पेस, साइबर दुनिया है, इन दोनों में जो फर्क है वो बड़े बड़े भूल रहे हैं। मसलन हम अपनी भाषा को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, भाषा लूज कर रहे हैं तो हम धैर्य लूज कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है गाली, हिट जी। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे मसलन कहूँगा 20 साल का जो नौजवान है वो मोदी से टकरा रहा है। जब हम 20 साल के थे तो हम टकराते थे अपने आसपास के, जी, आसपास के, कोई फुटबॉलर बन रहा है, कोई हीरो बन रहा है, तो हमारी ईगो से टकराती थी। लेकिन अभी अचानक मैं किसी से हेट करने लगा तो उस हेट का प्रति हेट सामने आया, फिर उसमें क्रोध सामने आया और उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। मसलन मैं अगर सड़क पर गाली दूं किसी को तो मुझे मारेगा, बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं आज़ाद हूँ। तो ये जो फाल्सिटीज़ हैं इसने जो बना दी है, अगर हम इनको एनालाइज करें, बच्चे को समझाएं कि भैया ये दुनिया अनार्जित दुनिया है, तेरी मेहनत की दुनिया नहीं है। आपने बहुत सही बात की तरफ इशारा तेरी प्रोडक्टिव दुनिया नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। मसलन कि तुम कच्चे से पक्का माल नहीं बना रहे, तुम एक साइन से दूसरे साइन को बना रहे हो, एक चिन्ह से दूसरा चिन्ह पैदा कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, और चिन्हों से पेट नहीं भरता। बिल्कुल, ध्यान दीजिए जी। ये जो बद्रिया है वो कहता है कि हम कंज्यूम भी अगर कर रहे हैं तो सिर्फ साइन को, चिन्ह को कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी भूख को बढ़ाता रहता है, और हम लगातार कंज्यूम करते रहेंगे उसे। तो ये चिन्ह की दुनिया है, ये फॉल्स है। रियल में तो ठोकर लगती है, पैसा कमाना बड़ा कष्टकर है। तो एक ऐसी दुनिया बन गई जहां हम एक ऐसे सपने में पूरी पूरी पीढ़ी निकल गई है। और मैं बच्चों को तो नहीं कहता हूँ, बच्चों का कोई दोष नहीं, अरे माता पिता निकल गए, किसी से कोई बात नहीं करता, सोशलाइजिंग की कॉस्ट बहुत जा रही है। सो लेट अस हैव सोशलाइजिंग, कि भाई 1-2 घंटे बात कर ले, 4 घंटे बात कर ले, बाकी के वक्त पे तो आ जा। तो लोग डायलॉग नहीं करते, डायलॉग करते झगड़ते हैं, हावी होने की कोशिश करते, कोई मीडिया हावी कराने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा इस पर एक क्रिटिकल स्टडीज लगातार, क्रिटिकल बातचीत लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको खत्म, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जैसा कि कहा जी, लेकिन उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आनंद नहीं है। पॉजिटिव का मतलब कैश दे जाए, जी, मैं हीरो बन जाऊं, लेकिन मुझे कुछ पिक्चर में मौका मिल जाए, मैं कुछ फिल्म बना लूं, मुझे तारीफें मिल जाए, तारीफें भी खरीदी जा रही हैं। बिल्कुल। और वाकई ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना भुनाया जा रहा है कि आप कितने पॉपुलर हैं सोशल साइट्स पर, इससे आपको अर्निंग भी हो रही है, नेम फेम भी मिल रहा है, और बहुत सारे लोग आपको पता नहीं क्या बना देते हैं, मतलब बियॉन्ड द लाइफ जैसी छवि आपकी बन जाती है। वर्तिका जी, आप खुद भी मतलब सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहती हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारी रचनात्मकता सोशल मीडिया के चलते कितनी प्रभावित हो रही है कि अगर हम एक स्टूपिड सा भी फोटोग्राफ डाल देते हैं तो उस पर पता नहीं कितने सौ कम मतलब लाइक्स और शेयर्स आ जाते हैं, लेकिन जब हम कोई ढंग की कुछ थॉट बेस्ड पोस्ट डालते हैं, कोई विचार प्रधान कोई चीज़ डालते हैं, तो उस पर कितनी लिमिटेड चीज़ें होती हैं। और इसी में मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि पहले जब हम बात करते थे कल्पनाशीलता की, तो हम कहते थे कि जब हम कहते हैं कि एक महिला लाल रंग की साड़ी पहनकर जा रही है, तो बच्चा उसकी कल्पना करता था कि वो महिला कैसी होगी, वो लाल रंग की साड़ी कैसी होगी। लेकिन सोशल मीडिया ने उस रचनात्मकता को, उस कल्पनाशीलता को कितना सीमित कर दिया है, मानसिक रूप से वो कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, इसमें एक बड़ी चीज है नंबर। जी, आपने कुछ पोस्ट किया जी, उसे 5 लोगों ने हो सकता है पसंद किया हो, और उनमें से कुछ की जिंदगियों में वाकई फर्क पड़ा हो, लेकिन दूसरी तरफ किसी पोस्ट को डालते ही हजारों ने लाइक कर लिया हो और बहुत जगह वो रीट्वीट भी हो गया हो। जी, जी। क्या ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, ये वाला डिबेट बहुत गंभीर हो गया है मुझे लगता है, क्योंकि जैसा सुधीश सर कह रहे हैं, असल में बहुत सारी चीज़ें वो स्पॉन्सर्ड हैं,
बहुत से लोगों ने अपने जब सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं तो साथ ही में उनके पास कुछ ऐसे स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं कि वो अगर ये भी कहते हैं कि मैं चाय पी रहा हूँ तो वो बहुत जगह रीट्वीट हो जाता है, शेयर हो जाता है, जबकि इसके कोई मायने नहीं है। हिंदुस्तान में हर इंसान सुबह उठ के चाय पी ही रहा होगा। एक तो ये नंबर का गेम है और नंबर से गलतफहमी पैदा होती है। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों से ज्यादा असल में बड़ों को ही समझाना चाहिए, क्योंकि बड़ों ने इस ट्रेंड को शुरू किया और बच्चों ने उसे एकदम उठा लिया। बच्चों को लगा जब मेरे माता पिता ही इतने व्यस्त हैं इस सोशल मीडिया में और वो खुद भी लाइक की दुनिया में हैं, तो बच्चा उनसे 2 कदम आगे जाने का प्रयास कर रहा है, जो बहुत स्वाभाविक है। एक और बात यह है, असल में हुआ ये कि जब सोशल मीडिया का जन्म हुआ तो हमने उसकी मॉनिटरिंग के बारे में बाद में सोचा और उसका फैलाव पहले हो गया। जब वो सब जगह फैल गया फिर हमें चिंता हुई कि अब इसे हम मॉनिटर करना कैसे शुरू करें और हमारी लक्ष्मण रेखा क्या हो। बिल्कुल हम यहीं पर चूक गए, क्योंकि उसका जब तक स्वाद सब चख चुके थे और तब तक हमने जब सोचा कि अब कुछ मॉनिटर किया जाए बहुत देर हो चुकी थी। ये एक दूसरी समस्या दिखती है जी। एक और बात यह है कि इस पूरी चीज में जो आप कलात्मकता की बात कर रही हैं, असल में ऑनलाइन टीचिंग की बात इसमें ज़रूरी इसलिए बनती है कि उसने भी एक तो कलात्मकता के संसार को बढ़ाने की कोशिश की, इस बीच स्किल बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए जी। जब पहला कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ उस समय जब सब कुछ एकदम बंद था, आपको याद होगा कि खाना कैसे पकाएं से लेकर घर में झाड़ू पोछा अच्छे से कैसे करें, बर्तन कैसे अच्छे से साफ करें, रसोई कैसे ठीक रखें से लेकर चांद में जाने तक के सपने कैसे देखें, उसके बहुत सारी वर्कशॉप्स होने लगी और कुछ गंभीर भी होने लगी और अगंभीर काम भी खूब हुआ। वेबिनार जबरदस्त होने लगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो दिन में 3 वेबिनार करते हैं, लेकिन उन्हें खुद मालूम नहीं होता वो कौन सा कंटेंट दे रहे हैं। सच है। तो जो दूसरी समस्या है वो है कंटेंट की। कंटेंट तो बहुत सारा आया, लेकिन हमने क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में क्योंकि एक डिफरेंशिएशन नहीं बनाया, इसलिए भी समस्याएं खड़ी होनी शुरू हुई हैं। और मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी ये बड़ी ज़रूरी है, विश्वसनीयता, क्योंकि यहाँ तेज़ी से सामान आ रहा है। ये आकाशवाणी या दूरदर्शन की तरह नहीं है कि पहले चीज़ को एक गेटकीपर की तरह ध्यान से देखा जाएगा और उसके बाद परोसा जाएगा। यहाँ पहले परोस दिया जाता है, उसके बाद फिर सोचा जाता है। और यहाँ पर ना रुकावट के लिए खेद होता है, ना कोई माफ़ी मांगता है, ना ही कोई ये कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अफवाहें फैलती पहले हैं और बाद में उस पर विचार विमर्श होता है। तो मुझे लगता है इस पूरी चीज़ में जो हमने एक सेल्फी जर्नलिज्म शुरू किया है, सो कॉल्ड, ये बड़ा नकली सा जर्नलिज्म है। हमें ये बड़ा सोचना होगा कि हम जिसे कह रहे हैं ऑनलाइन मीडिया, सिटीजन जर्नलिज्म, ये एक खतरनाक दौर की तरफ हम जा रहे हैं और बच्चों के लिए ये इस तरह से सोचना होगा। कई सारे हमें शोध करने चाहिए ताकि समझ में आए कि बच्चों का जो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और टेक्नोलॉजिकल विकास, ये तीनों लॉजी, इस पर उनका क्या असर हो रहा है। यहाँ पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे हैं और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी आ रही है। जैसे कि सर ने कहा, जैसा आपने भी इशारा किया और जैसा सफीना जी भी कह रही हैं कि घूम फिर के बात आ जाती है माँ बाप की कि वो मॉनिटर करें, वो इस बात का ख्याल रखें। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब गैजेट से नज़दीकी ही पढ़ाई के नाम पर बनी, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों को अलग अलग मोबाइल नहीं दे सकते, लैपटॉप नहीं दे सकते, नेट कनेक्शन नहीं दे सकते, उन बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हुई थी। तो गैजेट्स देना माँ बाप की मजबूरी हो गया और क्लासेस, असाइनमेंट सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो वो कितनी देर तक भला नज़र रख सकेंगे कि कब बच्चा पढ़ रहा है, कब बच्चा जाकर दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है। मैं आपको बताऊँ जी, इन दिनों कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आपने देखे होंगे मेन स्ट्रीम चैनलों पे, कि बच्चा आईपैड लेके बैठा हुआ है और डिजिटल तकनीक से सीधे सीधे ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है। तो कमेंट्री आती है पीछे कि जब समझदारी से काम लिया तो पेरेंट्स से पार्टनर तक की यात्रा कंप्लीट हो गई। मैंने पेरेंट्स से हम पार्टनर बन गए जी। एक बच्चा है, बैठा हुआ है, गिट पिट कर रहा है, ठीक कर रहा है, जो भी कर, माता गर्व से कहती है देखा। और पेरेंट्स से पार्टनर तक का फासला खत्म हो गया। बच्चे का पार्टनर हम होते हैं, लेकिन हम माता पिता भी होते हैं। और जब माता पिता होते हैं तो बच्चा एक खास हायरार्की से हमसे प्यार लेता है, दुलार लेता है। पार्टनर टर्म ही अलग है जी। ये एक नया वैल्यू सिस्टम दिया जा रहा है डिजिटल के द्वारा ना। यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है जी। और ये मेरे लिए एक चिंता की बात है जी। बच्चा मेरे बराबर नहीं है और बच्चा जब तक बच्चा है तब तक उसको फायदा भी है क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरी ड्यूटीज है, उसी को समाप्त किया जा रहा है।
तो ये एक चिंता की बात है जी, और चिंता की बात है, इसीलिए उस पर एक सुपरविजन की ज़रूरत है, उसे एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी प्रश्न पर वर्तिका जी मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूँगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस सब के अलावा एक और जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये कि अगर मॉनिटरिंग थोड़ी सी समझदारी के साथ नहीं होगी, मैं कड़ाई की बात नहीं कर रही, लेकिन समझदारी नहीं होगी, तो साइबर क्राइम बढ़ेगा। आप पूरे क्राइम के डेटा को देखिए, बीते हुए करीब 30 सालों में साइबर क्राइम की बात इतनी होने लगी है समय, जी। जो कि बड़ी चिंता की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जी। ये। और अभी जो कोरोना का समय खास तौर पर आया है, इसमें साइबर क्राइम बढ़ा, और ये करने वाले ज्यादातर युवा हैं, क्योंकि उनके पास घर में समय है, टेक्नोलॉजी के साथ उनकी दोस्ती हो गई है, और एक तरह से मुहर होने लग गई है उनके काम पे कि भाई वो अगर मोबाइल पे काम कर रहे हैं या इंटरनेट पर लगे हैं तो वो कुछ काम कर ही रहे होंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन उस काम की आड़ में जो हो रहा है वो है साइबर क्राइम। दूसरी बात यह है कि किसी भी देश में, स्पेशली भारत में, इस समय साइबर क्राइम को लेकर बहुत ज़्यादा मुस्तैद पुलिस अधिकारियों की संख्या उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। बिल्कुल। और इस समय हमारे पास ये क्राइम करने वाले ज़्यादा हैं, उसे सुलझाने वाले बहुत कम। इसलिए ये बात बड़े गौर से देखने लायक है। दूसरी बात ये कि अब क्राइम का चेहरा बदल रहा है। अब अपराध वैसा वाला नहीं है जो सड़क पे सीधे तौर पर ईव टीजिंग वाला था। अपराध के चेहरे में इतना बदलाव है कि अब अपराध स्टॉक करता है अपने तरीके से, ऑनलाइन तरीके से। अपराध हैकिंग के जरिए होने लगा है, और आप देखिएगा इस समय जो लोग नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं उनमें कई बार बच्चे बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमें हैकिंग करनी आती है। फिर ये है कि अब जो नए टर्मिनोलॉजी बच्चों ने सीखी है उसमें उन्हें ये लगता है कि सोशल मीडिया का मतलब है कमाना, पैसा, अर्थ। लेकिन आप ये सोचिए कि इस देश को जब आज़ादी मिली, उस समय जो लोग आज़ादी के लिए लड़े उन्होंने पैसे के लिए लड़ाई नहीं की थी, उन्होंने उन मूल्यों के लिए और देश के लिए की थी। समझ में ये नहीं आता कि अगर हम सिर्फ पैसे की बात करेंगे तो देश के लिए खड़े होने वाले लोग हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया लगातार इस बात की बात करता है आप बड़े इंसान कैसे जल्दी से जल्दी बने, जल्दी पॉपुलर कैसे बने। और जो यंग माइंड है उसके दिमाग में ये नहीं आता कि जितनी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता है कोई, उतनी ही तेज़ी से वो फिसलता भी है। और वाकई ही मतलब आपने इतना महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है सर, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमने सफल कैसे बने, कामयाब कैसे हों, चर्चित कैसे हों, ये तो तमाम किताबें लिख डाली, तमाम स्टेप्स हमने बना दिए, लेकिन नाकामयाबी को कैसे झेला जाए इसकी तो कोई तैयारी ही नहीं है हमारे पास। और ये भी नहीं है कि बिना पैसों को लिए समाज के लिए काम आप कैसे करें। कितने लोग हैं जो जाकर बुजुर्गों के लिए काम करना चाहेंगे, या फिर सड़क किनारे पेड़ों को सही करना चाहेंगे, पौधे लगाना चाहेंगे बिना पैसा लिए, या बिना सेल्फी लिए। कोरोना के समय एक तस्वीर बहुत चली थी जब 5 लोग एक व्यक्ति को केला दे रहे थे जी। और उस केले के साथ उन सबकी तस्वीर थी, और उस समय बहुत से लोगों ने असल में 2 मुट्ठी अनाज दिया और 10 लोगों ने तस्वीर खिंचाई। उसी अनाज के साथ एक ही मुट्ठी को सबने आपस में बांट लिया और तस्वीरें खिंचवा ली। मेरा ख्याल है ये जो शर्मनाक तस्वीरें हमें दिख रही हैं, और उसकी वजह से असली तस्वीरें हमें नहीं दिख पा रही। जब आप ये कह रही थी कि असल में हमें जो बहुत पॉपुलर लोग हैं उनको बहुत से लाइक्स मिलते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो खालिस काम है आप उसे डालिए, उसे ना कोई पढ़ना चाहेगा, ना समझना चाहेगा, ना उसकी गहराई में जाना चाहेगा। और इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया का फैलाव इसी तरह हुआ तो हम एक ऐसी नकली संसार को खड़ा कर देंगे जिसे फिर से असली संसार में बदलना आसान होगा। रियल को सपने के संसार को, दोनों में जो भेद है, रियल तो एक अलग ही चीज है। रियल में गड्ढे हैं, बिल्कुल, गरीबी है, भुखमरी है, या कुछ नहीं है। हम एक लुम्पनाइज्ड समाज में, हम एक गैर गंभीर समाज में चले जा रहे हैं, और इसे अफोर्ड हम इसलिए नहीं करते कि हम तीसरी दुनिया के देश हैं जी। ये वो समाज भी अफोर्ड नहीं कर रहे हैं जो बहुत विकसित देश है जी। बीमारियां हैं भी, लेकिन हम अपनी बीमारियों की कॉस्ट ज्यादा देंगे, इसलिए जरूरी है कि हम हस्तक्षेप करें। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस परिचर्चा को इतना सार्थक बनाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया का बच्चों पर प्रभाव, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप नई राहें नए राही क्रम के अंतर्गत ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सुधीश पचौरी, लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा, कवयित्री और लेखिका सुश्री दामिनी यादव और युवा सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री सफीना। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सुश्री दामिनी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।